मेरी बड़ी बहन मालिक के कमरे में तेल लेकर जाती। रोजाना वह उनके कमरे में जाती और 2 घंटे से वापस आती। जब वह बाहर आती तो उसकी हालत खराब होती थी, पसीने से लथपथ होती और उसके आंखें भी सूजी हुई होती, मानो वह बहुत रोकर आई हो। आखिर उस कमरे में उसके साथ क्या होता था? इसी बात का पता लगाने के लिए एक दिन मैं छुप कर बैठ गई और उसके बाद मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरा नाम रेखा है। मेरा जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। मैं और मेरे बड़ी बहन अपने माता पिता के सिर्फ 2 ही संतान थे। मेरे माता पिता गांव के बड़े जमींदार के खेतों में काम करके गुजारा करते थे। हम लोगों को पढ़ाई नहीं कर पाए क्योंकि मेरे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह हम लोगों को पढ़ाई करवा सके। और वैसे भी हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं था। एक स्कूल था, वह भी शहर में पड़ता था, जहां पर भेजने के लिए माता पिता की बिल्कुल भी हैसियत नहीं थी। अब हम दोनों बहनें घर पर ही घर का काम करते और माँ पापा खेत में काम करके 2 वक्त की रोटी का गुजारा करते थे। फिर ऐसे ही हमारे दिन निकलते गए। एक दिन हमारे पिताजी की तबीयत खराब हो गई, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन उनका इलाज में जितना खर्चा आना था उतना हमारे पास नहीं था। उसकी वजह से हम उन्हें अच्छे इलाज नहीं दे पाए और उनका देहांत हो गया। अब तो हमारे परिवार पर मानो पूरी तरह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरी माँ अकेले क्या करती थी? वह बेचारी दिन रात खेतों में काम करती और जैसे तैसे 2 वक्त का खाना जुटा पाती थी। अब तो जमींदार के मन में भी लालच आ गया था, क्योंकि मेरी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। इसलिए वह बेईमानी करते और मेरी माँ से जितनी दिहाड़ी बनती उसे आधा पैसा उन अपने पास रख लेते और कुछ पैसा मेरी माँ के हाथ में थमा देते और बोलते कि तुम्हारी इतनी ही दिहाड़ी हुई है। अब मेरी माँ बेचारी हिसाब किताब नहीं जानती थी। उसकी वजह से उसकी बेईमानी का शिकार होती रही। मेरे पिताजी तो थोड़ा बहुत हिसाब किताब जानते थे, जिसकी वजह से जिम्मेदार उनके साथ धोखा नहीं कर पाता। लेकिन अब मेरी माँ तो इस चीज़ का शिकार होने लगी। खैर, अब तो सिर्फ रोटी ही बन पाती थी। जमींदार का गुस्सा इतना तेज था कि उनके सामने कोई भी बोल नहीं पाता था। इसलिए मेरी माँ ने कई बार गांव वालों से कहा कि यह जिम्मेदार मेरे साथ धोखा कर रहा है, कृपया मेरी मदद करो। लेकिन कोई भी मदद करने के लिए सामने नहीं आया, क्योंकि वह लोग जिम्मेदार को से इतना डरते थे। खैर, हम लोग ऐसे ही गुजारा करने लगे और अपनी किस्मत समझकर इसे स्वीकार करने लगे। ऐसे ही दिन निकलते गए, लेकिन भगवान को खुशी भी रास नहीं आई और एक दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई और वह भी दुनिया से चली गई। अब तो मानो हम दोनों बहनों के ऊपर दुख का पहाड़ सा टूट पड़ा था। आखिर हम भी क्या कर सकते थे और कोई भी नहीं था जो हम लोगों को संभाल सके। और इतनी लंबी उम्र नहीं थी हम लोगों की कुछ कर सके, लेकिन हालातों ने हमें बड़ा कर दिया था और मेरी बड़ी बहन और मैं दोनों जमींदार के खेतों में काम कर अपना गुजारा करने लगे। हम लोगों के लिए दिन का समय तो निकल जाता, लेकिन रात का समय निकलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि दोनों बहनें अकेली पूरी रात कैसे निकाल पाती? हमारे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं थे जो हम लोगों का सहयोग कर सके। और गांव के जमींदार के बेटे जो सबसे बिगड़ेल थे, उन लोगों से भी डर लगता था कि पता नहीं वह कब क्या कर बैठे। लेकिन उन्होंने हमें कुछ भी नहीं कहा और हम ऐसे जैसे तैसे दिन अपना निकालने लगे। खैर, एक दिन हम लोग खेतों में काम कर रहे थे, तभी कुछ शहर के बड़े लोग आए जिनके बेटे का जन्मदिन था। वह लोग जन्मदिन बनाने हम गरीबों के साथ आए थे। हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि कोई तो है जो हम गरीबों के लिए भी कुछ करता हो। उन लोगों ने अच्छे अच्छे पकवान हम गरीबों को बांटे। हम लोगों ने पहले वह पकवान कभी भी नहीं देखे थे, लेकिन आज उसको खाकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब से माँ पिताजी गए हैं हम लोगों ने रूखी सूखी रोटी के अलावा आज तक कुछ भी नहीं खाया था।
और कभी कभार तो ऐसा समय भी देखा कि सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ता था। लेकिन आज हम लोगों का मन पूरी तरह से तृप्त हो गया, क्योंकि उन भले लोगों ने हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए। हम लोगों ने खाकर उन लोगों को खूब सारी दुआएं दी। तभी उन बड़े लोगों में से एक औरत हम दोनों को देख रही थी, और औरत हमारे पास आई, मेरी बड़ी बहन के पास आकर बोली कि तुम दोनों बहनें इतनी छोटी उम्र में खेती में काम क्यों कर रहे हो। तभी हम दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ गई और बड़ी बहन कहने लगी कि हम लोग करे भी तो क्या करें, मजबूरी है। हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे और हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है जो हम लोगों को संभाल सके। इसलिए हम दोनों बहनें जमींदार के खेत में काम करके रूखी सूखी रोटी प्रबंध बनाते हैं, ताकि भूखे ना मरे। अब वह औरत को हम लोगों पे दया आ गई। वह अपने पति से बोली कि क्यों ना दोनों बहनों को हम अपने घर ले चले, और हमारे घर में वैसे भी नौकर तो रखना ही है, क्यों ना इन लोगों को वहाँ पर काम रख करवा लेंगे और बदले में अच्छी सुविधा भी दे देंगे, ताकि यह भी खुश और हम भी खुश। तभी उसके पति को भी यह बात ठीक लगी। वह लोग अपने गाड़ी में बैठाकर शहर ले गए। अब आज से पहले कभी भी शहर नहीं गए थे और आज उन पराए लोगों के साथ जा रहे हैं। हमें तो बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं यह लोग हमें ले जाकर क्या करेंगे। फिर हम लोगों ने बिना कुछ बोले उनके साथ बैठे बैठे पूरा रास्ता तय किया। अब उन लोगों के घर पहुँचे तो हमने देखा कि इतनी बड़ी हवेली थी, जितनी बड़ी आज तक हमने कभी नहीं देखी थी। उस हवेली में जाकर उस मालकिन ने हम लोगों को पानी पिलाया और कहा कि आज से तुम दोनों को यहीं काम करना है, पूरे घर का काम करना, बदले में हम तुम्हें सारी सुविधा देंगे। अब हम दोनों बहनें खुश हो गए, क्योंकि काम से हम बिल्कुल भी नहीं डरते थे और वैसे भी जमींदार के खेतों में दिन रात मेहनत करती ही थे और बदले में सूखी रूखी रोटी मिलती थी। तो यहाँ पर काम करने में क्या हर्ज है। लेकिन यहाँ पे जमींदार से बिल्कुल ही अलग था। हम लोग काम करते, बदले में हमें अच्छे कपड़े भी दिए गए और दोनों वक्त का अच्छा भोजन दिया जाता। और कभी कभार दोपहर को भूख लगती तो दोपहर में भी बहुत कुछ खाने की चीज़ें मिलती। और मालकिन के जो बच्चे थे वह काफ़ी कभार कुछ अपना खाना जूठा छोड़ देते थे, तो हम लोगों को भी नसीब हो जाता था। खैर ऐसे ही दिन निकलने लगे और रात को हमें ऐसा कमरा दिया गया जिसमें पंखा लगा था। हमने तो आज तक पंखे की हवा नहीं खाई थी, लेकिन अब हमें पंखे के नीचे सोते थे। हम लोग बहुत खुश थे। मेरी बड़ी बहन कहने लगी कि अगर आज माँ पापा होते तो वह कितना खुश होते, क्योंकि हम इतनी ऐश में रह रहे हैं। ऐसे ही दिन निकले गए। एक दिन मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने देखा कि मेरी बड़ी बहन एक कटोरी में तेल लेकर उस मालकिन के ससुर के कमरे में जाती है और अंदर जाते ही कमरा बंद कर देती है और 2 घंटे से कमरे से बाहर निकलती है। लेकिन जब कमरे से बाहर निकलती है तो वो पूरा पसीना से लथपथ होती है और उसकी आंखें सूजी होती है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि दीदी आखिर कर क्या रही है। लेकिन मैंने दीदी से कुछ भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मैं उन्हें उदास नहीं करना चाहती थी। मैंने इस बात को अनदेखा कर दिया और सोचा कि ऐसा ही कुछ काम से जाती होगी। लेकिन अब तो यह दीदी का रोजाना का काम हो गया था और कमरे में जाने से मुझे कोई भी शक नहीं हुआ। लेकिन जब वह बाहर आती तो उसकी हालत खराब होती और उसकी आंखों में आंसू बह रहे होते। मुझे यह सब देखा नहीं जाता कि आखिर दीदी को क्या तकलीफ है कि वह जब भी कमरे से बाहर आती वह रोते हुए निकलती है। मैंने मालकिन से इस बारे में बात करने की सोची, लेकिन वही
पर कदम रुक गए, क्योंकि मुझे मालकिन से डर था कि कहीं इन लोगों ने हमें निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे, और बड़ी मुश्किल से ही तो हमें इतना सुख सुविधा मिली है। एक दिन मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके अपनी बड़ी बहन से पूछा कि दीदी, अगर आपसे एक बात पूछूं तो आप नाराज नहीं होगे? तभी मेरी बड़ी बहन बोली कि नहीं, तुमसे भला क्यों नाराज होंगी। मैंने कहा कि आप मालिक के कमरे में तेल के कटोरी लेकर क्यों जाती हो, और जब बाहर निकलती हो तो आपका हुलिया खराब क्यों होता है। तभी दीदी मेरी तरफ देखने लगी और बोली, तू इस सब बातों पे ध्यान मत दे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी काम से ही जाती हूँ, और आज के बाद तुम इन बातों में नहीं पड़ोगी। दीदी ने मुझे फटकार लगाकर वहीं पे चुप करा दिए। अब तो मानो मेरे शक की सुई चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। मुझे पूरा शक हो गया था कि जरूर दीदी किसी न किसी मुसीबत में है, वरना दीदी ने आज तक मुझे ऐसा नहीं किया कि उन्होंने मुझे कुछ ना बताया हो। खैर, मैंने दीदी से पूछ भी कर देख लिया, लेकिन दीदी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मैंने 2-4 दिन ऐसे ही निकाल लिए, और एक दिन मैंने सोचा कि अब तो मुझे पता करना ही होगा आखिर उस कमरे में होता क्या है, क्योंकि मैं अपनी बहन की तकलीफ को और देख नहीं सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि आज रात को दीदी के जाने से पहले मैं उस कमरे में छुप कर बैठ जाऊंगी और सब बात का पता लगाऊंगी। खैर, शाम का समय होते ही सारा काम निपटा कर मैं खाना खाकर अपने बिस्तर के पास 2 तकिए रखकर ऊपर चादर बिछा दी, ताकि सबको लगे कि मैं यहाँ पे सो रही हूँ, और मैं उनके कमरे में जाकर छुपकर बैठ गई। अब दीदी ने मेरे कमरे में आकर देखा तो सोचा कि मैं सो रही हूँ, इसलिए दीदी तेल की कटोरी लेकर उस कमरे में चली गई। मैं वहीं कोने में छुपकर सब देख रही थी। जैसे ही दीदी अंदर आई तो दीदी ने दरवाज़ा बंद कर लिया और मालिक के पास बैठ गई। मालिक ने अपना कुर्ता उतारा। अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दीदी आखिर करने वाली क्या है। मुझे तो घबराहट हो रही थी कि कहीं कुछ गलत ना हो रहा हो। फिर मैंने देखा कि जैसे ही उस बुजुर्ग मालिक ने अपना कुर्ता उतारा तो उसके पूरे बदन में बहुत बड़े बड़े घाव थे और चोट के निशान थे। दीदी ने उस कटोरी से कुछ तेल लिया और उसी पर कुछ दवाइयाँ रखी थी, जिसे एक लेपन बनाया और उस मालिक के पूरे बदन का लेपन करने लगी, और फिर उनके पैरों पर मालिश करने लगी। तेज तेज मालिश करने की वजह से दीदी पूरी तरह पसीने से लथपथ हो गई। अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं झट से उस कोने से बाहर निकल गई। मुझे अचानक वहां देखकर दीदी एकदम घबरा गई और मेरी तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए बोली कि क्या हो रहा है यह सब? मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर क्यों यहाँ पर तुम छुप कर बैठी हो? तभी मैंने दीदी से कहा कि दीदी, मुझे गलत मत समझिए, मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे छुप कर बैठी थी और सब बातों का पता लगा रही थी। मेरी दीदी कहने लगी कि कोई बात नहीं। फिर मैंने दीदी से पूछा कि दीदी, आखिर यह सब क्या हो रहा है? तभी मेरी दीदी की आंखों में आंसू आ गए और वह बुजुर्ग आदमी भी अपने बेड से खड़े हो उठे। दीदी कहने लगी कि यह मालिक के ससुर हैं, लेकिन मालकिन इनकी निर्दय हैं कि इन पर रोज़ अत्याचार करती है, क्योंकि इनका नाम सारी ज़मीन जायदाद है और मालकिन अपने नाम करवाना चाहती है। यह उसके नाम नहीं करना चाहते, क्योंकि मालकिन के नीयत सही नहीं है, इसलिए वह इनके साथ मारपीट करती है। जब से मुझे इनका यह हालत पता चला तो मैं रोज़ रात को इनके घाव में मलहम करती हूँ और इनके पैरों में मालिश करती हूँ, ताकि इन्हें आराम मिले। और ज़्यादा देर तक मालिश करने की वजह से मुझे पसीने आने लगती है, गर्मी लगती है, और इनकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए मेरे आँखों में आंसू आ जाते हैं और मैं रो पड़ती हूँ। तभी मेरे आँखें सूज जाती है। अब तो मेरे सारा माजरा समझ में आ चुका था।
मुझे दुख हुआ कि कोई पैसे के लिए किसी बुजुर्ग को ऐसे पीट सकता है। और इतनी भोली दिखने वाली मालकिन की असली सच्चाई जानकर तो पूरी तरह हैरान थी। मुझे उस मालकिन पर तरस आ रही थी कि बेचारा किस हालत से गुजर रहा होगा, और साथ ही बहुत बुरा लग रहा था कि लोग धन के लालच में कितना पाप कर बैठते हैं। फ्रेंड, मेरी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो एक छोटा सा कमेंट करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह अच्छी अच्छी कहानी मैं आप तक पहुंचा सकूं। मुझे सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। थैंक यू फ्रेंड।